हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एनएचएम का जो अभी पेपर हुआ है लैब टेक्नीशियन का। तो उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे तो उस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। अभी जो इस परीक्षा में नहीं बैठे थे, आगे जो बैठेंगे, अब परीक्षा नहीं दे पाए हैं, तो वो भी इस एग्जाम को देखें, क्वेश्चन पेपर को समझें कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप खुद भी सेल्फ स्टडी से, थ्योरी से अपने क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रू अबाउट एन इम्यूनोग्लोबुलिन। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में क्या सही है। तो अगर आपने एंटीबॉडीज पढ़ी है तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है IgG हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सीरम, IgM हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सीरम, IgA हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सीरम एंड IgE हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सीरम। यहाँ पर लिखा है कि सीरम में IgG की अधिकतम सांद्रता होती है या फिर IgM की अधिकतम सांद्रता होती है। तो सीरम में किसकी अधिकतम सांद्रता होती है? IgG की। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं, ये है आपका सही आंसर, IgG हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सीरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन VDRL इज। जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, जब हम VDRL टेस्ट लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? VDRL में एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का प्रकार है। ठीक है, हिंदी में लिखा है। तो आपको पता होगा कि एग्लूटिनेशन, पैसिव एग्लूटिनेशन, फ्लोक्युलेशन एंड जेल प्रेसिपिटेशन। तो जब आप VDRL टेस्ट लगाते हैं RPR रिजेंट से, तो उसमें एक रिएक्शन होता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोक्युलेशन। जैसे कि जब कपड़े धोते वक्त जो साबुन का और जो गंदा मैल निकलता है, पानी का थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा काला सा, तो उस तरह का वो कहलाता है फ्लोक्युलेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फ्लोक्युलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा टेक्निक इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस। यानी कि हाइब्रिडोमा तकनीक का उपयोग निम्न के संश्लेषण के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो इसके संश्लेषण के लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट निम्न का एक उदाहरण है। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी एंड फोर्थ है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो उसका सही आंसर है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए टाइप 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये सभी एग्जाम हमारे अभी NHM का जो लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे। तो आप लोगों के लिए जो एग्जाम दे के आए हैं वो भी अपने इस आंसर शीट से चेक कर लें, एवं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है तो वो भी देखें, क्योंकि आगे उनको समझ में आए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग CD मार्कर इज प्रेजेंट ऑन T हेल्पर सेल। निम्नलिखित में से कौन सा CD मार्कर T हेल्पर कोशिका T हेल्पर सेल में मौजूद है? तो इसका सही आंसर है CD4 सेल्स हमारे T हेल्पर सेल में मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजोन इज ए जोन ऑफ। प्रोजोन निम्न का एक जोन है। एंटीजन अधिक है, एंटीबॉडी अधिक है एंड इक्विवेलेंस अधिक है। तो इसका आंसर है एंटीबॉडी एक्सेसेस। ठीक है, तो ये लिखा है एंटीबॉडी
एक्सेसिस इसका सही आंसर दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेंसिटी इज नाउन एज। एंटीजेंसिटी की सबसे छोटी इकाई निम्न रूप में जानी जाती है। तो एंटीजन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंटीजन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन पूरा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पैराटॉप, हेप्टेन, सहायक, एडजुवेंट एंड एपिटोप। तो उसका सही आंसर है एपिटोप। एपिटोप, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ट्रेंच फीवर इज कॉज्ड बाई। तो ट्रेंच फीवर इसके कारण होता है, तो ट्रेंच फीवर होता है बर्नेटा क्विंटाना के कारण होता है। तो इसका ये सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड फास्टनेस ऑफ माइकोबैक्टीरिया। तो इसमें से कौन सा एसिड माइकोबैक्टीरिया के एसिड फास्टनेस के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ का सही आंसर है माइकोलिक एसिड, ठीक है। तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेप्टोकोकस शोज फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट। जो हमारा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस टाइप का, तो निम्नलिखित व्यवस्था के प्रकार को दर्शाता है। तो क्लस्टर समूह में, चेन, बम्बू स्टिक अपीयरेंस या चाइनीज लेटर पैटर्न। तो इसका सही आंसर चेन। जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं वो चेन शेप में रहते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बैक्टीरिया से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिसीज आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट एक्सेप्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन है, गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित रोग यौन संपर्क के द्वारा प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर गोनोरिया एक एंड सिफिलिस, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सिफिलिस तो एक डिसीज है, गोनोरिया भी एक डिसीज है, सिफिलिस की दूसरा रूप है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। पर यहाँ पर हेपेटाइटिस ए सही माना गया है, बट मुझे हेपेटाइटिस बी भी सही लग रहा है। अब पता नहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस ए सही माना गया है एवं बी को माना गया कि यह सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिटेड नहीं होता है। तो आई डोंट नो, अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग बैक्टीरिया आर कैटालेज पॉजिटिव एक्सेप्ट। निम्नलिखित जीवाणु उत्प्रेरित धनात्मक होते हैं सिवाय स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, गोनोकोकाई एंड इस्चीरिया कोलाई। तो इसका सही आंसर क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई, यह उत्प्रेरित धनात्मक होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ थे, जैसा कि आप देख सक रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बैक्टीरियम इज। बैक्टीरिया में गुणसूत्रों की संख्या है 5, 2, 1, 1। तो यहाँ पर बैक्टीरिया में गुणसूत्रों की संख्या 1 सही आंसर माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया से, माइक्रो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन कोशिका भित्ति की कमी वाले जीवाणु हैं, यानी कि किस बैक्टीरिया में सेल वॉल की कमी है। तो 4 ऑप्शन, माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, स्टेफाइलोकोकस एंड सूडोमोनास। तो इसका सही आंसर है माइकोबैक्टीरिया।
नहीं सॉरी माइकोप्लाज्मा, क्योंकि यहाँ पर जो माइकोप्लाज्मा है इसमें इसकी जो सेल वॉल है इसमें बैक्टीरिया सेल वॉल कम पाई जाती है, डिफिशियंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है माइकोप्लाज्मा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेगेटिव स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर, ऋणात्मक अभिरंजन का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्स, कैप्सूल, डेमोस्ट्रेशन ऑफ फ्लैजेला एंड डेमोस्ट्रेशन ऑफ डीएनए। तो इसका सही आंसर है नेगेटिव स्टेनिंग का उपयोग किया जाता है कैप्सूल के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कैप्सूल, डेमोस्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैक्टीरिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय, बैक्टीरिया को पहले निम्न द्वारा देखा गया एवं वर्णित किया गया था। रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, लिस्टर, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो इसका सही आंसर है एंटोनी वैन लीवेनहॉक। आप सभी को पता होगा कि इन्होंने बैक्टीरिया की खोज एवं ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का। इंक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज सीन, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाए तो किसमें देखा जाता है? ल्यूकेमिया में, एनीमिया, तो एनीमिया तो ब्लड वैसे ही कम हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया एंड लिम्फोमा। तो ल्यूकेमिया में तो WBC कैंसर है, WBC इंक्रीज होती है, ठीक है। HP नहीं बढ़ता इसमें, एनीमिया भी नहीं है, अब बच्चे लिम्फोमा भी नहीं है। इसका सही आंसर है पॉलीसाइथीमिया। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की संख्या या फिर RBC काउंट भी बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस थिक ब्लड स्मीयर इज प्रिपेयर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, निम्न के निदान के लिए रक्त का एक गाढ़ा धब्बा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों पढ़ना है, हिंदी एवं इंग्लिश। कुछ चीजें हिंदी में भी समझ में नहीं आती हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो थिक ब्लड स्मीयर किसके लिए बनाते हैं हम? मलेरिया के लिए। तो यहाँ पर आपको पेरीफेरल स्मीयर का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये पेरीफेरल स्मीयर थिक फिल्म मलेरिया के लिए बनाई जाती है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सुप्रावाइटल स्टेन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, निम्न का पता लगाने के लिए सुप्रावाइटल अभिरंजन का उपयोग किया जाता है। प्लेटलेट्स, WBC, पैरासाइट्स, रेटिक्लोसाइट। सबको पता हुआ है आंसर। रेटिक्लोसाइट के लिए हम सुप्रावाइटल स्टेन मेथिलीन ब्लू का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सैंपल फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन समय के लिए नमूना एकत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा एंटीकोगुलेंट का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमें PT टेस्ट लगाने के लिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम लगाने के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट में हमें ब्लड सैंपल लेना है। तो उसका सही आंसर है सोडियम साइट्रेट में हम कोगुलेशन के लिए सैंपल लेते हैं, ठीक है, सोडियम साइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंजम्पशन कोगुलोपैथी इज सीन इन, उपभोग कोगुलोपैथी में निम्न में देखा जाता है। उपभोग कोगुलोपैथी निम्न में देखा जाता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। फर्स्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर, मेगालोब्लास्टिक एंड थैलेसीमिया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर, निम्न में से कौन सा कोगुलेशन फैक्टर विटामिन के पर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपके 4 कोगुलेशन फैक्टर दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका हैसी फैक्टर, सेकंड तो इसका सही आंसर माना गया है फैक्टर 8,
ठीक है, तो फैक्टर 8 कोगुलेशन डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज सीन फैमिली इन। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र मुख्य रूप से निम्न में देखा जाता है। यहाँ पर एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, ल्यूकोमिक रिजेक्शन या क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। तो उसका सही आंसर होगा क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। देखते हैं क्या है, हाँ क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर ये है चौथे नंबर का, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया फिलाडेल्फिया गुणसूत्र इसमें देखा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, रीड स्टर्नबर्ग सेल इज सीन बाय। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल सीन होता है हमें ल्यूकेमिया में, हॉजकिन लिम्फोमा में, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा या एनीमिया में। तो इसका सही आंसर है हॉजकिन लिम्फोमा। तो यहाँ पर रीड स्टर्नबर्ग सेल हमें देखी जाती है। देखते हैं इसका सही आंसर, सही है हॉजकिन लिम्फोमा में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ। निम्न के निदान के लिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है थैलेसीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एंड लीड पॉइजनिंग। तो यहाँ पर थैलेसीमिया के लिए हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाते हैं। इसका सही आंसर है थैलेसीमिया। अब हम पहुंच चुके हैं 26 नंबर पर, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल इज सीन इन। तो हाइपर सेगमेंटेड जो न्यूट्रोफिल है निम्न में से देखा जाता है। तो ऑप्शन है इसके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एंड ल्यूकेमिया। तो हाइपर सेगमेंटेड जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो हमें दिखते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। तो इसका सही आंसर है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का है, ल्यूकेमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ल्यूकेमिया की विशेषता है डिक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ WBC, इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो आपको पता होना चाहिए ल्यूकेमिया में WBC इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज वाला एंड इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका सही आंसर है थर्ड नंबर का, इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हीमोफीलिया बी ऑकर्स ड्यू टू। तो हीमोफीलिया किसके कारण होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 12। तो इसका सही आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 के कारण हीमोफीलिया डिसीज होती है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड का क्लॉटिंग प्रोसेस वो जमता नहीं है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 की कमी के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया की विशेषता है मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स। मैक्रोसिटिक आपको पता होना चाहिए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो हमें MCB सेल्स होते हैं इनका बोलें तो यहाँ पर माइक्रोसिटिक सेल्स दिखती हैं कि मैक्रोसिटिक सेल्स दिखती हैं। तो यहाँ पर आपको मैक्रोसिटिक दिखती है, मेगालोब्लास्टिक तो ये है ही नहीं है ना, स्पोसाइटिक रेड सेल या सिकल सेल, तो सिकल सेल भी नहीं दिखती, कोई सिकल सेल एनीमिया में दिखेंगी ये। तो हमारा जो सही आंसर है माइक्रोसिटिक सेल्स हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में शो होती हैं। तो इसका सही आंसर है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स। अब बढ़ते हैं 30 नंबर पर,
absence of semen is known as, तो यह आपका सीमेन एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर्य की अनुपस्थिति को निम्न के रूप में माना जाना जाता है। यानी कि अगर absence of semen is known as तो हम क्या कहेंगे, अगर सीमेन की बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सैंपल देते समय कुछ नहीं है, अनुपस्थिति को हम बोलेंगे ए स्पर्मिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए स्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मेनिंजाइटिस CSF प्रोटीन लेवल इज, मेनिंजाइटिस में CSF प्रोटीन का लेवल कितना होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नॉर्मल होता है, प्रोटीन लेवल CSF कैन नॉट फाउंड। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका इंक्रीज, तो प्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ रहता है मेनिंजाइटिस में। तो ये आपका CSF से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक भी कवर करना जरूरी है कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड कलर्ड यूरिन इज सीन इन, तो यहाँ पर आपका यूरिन एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका फिजिकल का क्वेश्चन है, यूरिन एग्जामिनेशन फिजिकल पढ़ेंगे। ये हमें रेड कलर का यूरिन किस कंडीशन में दिखाई देता है, तो जब प्रोटीन यूरिया, कीटोन यूरिया, हीमोचूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, तो स्पष्ट है यहाँ पर रक्त में हीमोचूरिया यानी कि जब ब्लड RBC प्रेजेंट होगा यूरिन में तभी वो लाल दिखाई देगा, तो इसका सही आंसर है हीमोचूरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर का क्वेश्चन है, कोब बेब कोगुलम इन CSF इज सीन इन, CSF में कोब वेब कोगुलम निम्न में से देखा गया है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, वायरल में, या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन में। तो कोब वेब देखा गया है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में। ठीक है, उसका सही आंसर है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर पर हम आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ यूरोबिलिनोजन इन यूरिन, तो यहाँ पर भी सेकंड क्वेश्चन है, ये यूरिन एग्जामिनेशन से पूछा गया है। यहाँ ये केमिकल का है, अभी फिजिकल का पूछा गया था, ये केमिकल का पूछ लिया गया है कि जो हम यूरोबिलिनोजन टेस्ट लगाते हैं तो किस मेथड से लगाते हैं और किस मेथड से डिटेक्ट करते हैं, तो इसके सही आंसर है एरलिक टेस्ट, एरलिक एल्डिहाइड टेस्ट के द्वारा हम यूरोबिलिनोजन टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो रोथराज टेस्ट है वो कीटोन बॉडीज के लिए है, हीट एंड कोगुलेशन टेस्ट है ये हमारे प्रोटीन के लिए है, और सल्फर टेस्ट है, सल्फर टेस्ट के लिए हम लगाते हैं बाइल पिगमेंट के लिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल एग्जाम से यूरिन का, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन, तो यहाँ पर आपको बाइल पिगमेंट का टेस्ट पूछ लिया गया है कि कौन से मेथड से किस टेस्ट से लगाते हैं, तो बाइल पिगमेंट लगाते हैं हम यहाँ पर बेनेडिक्ट शुगर के लिए है, रोथरा कीटोन बॉडी हीट एंड प्रोटीन के लिए, एंड बचा आपका गेमेलिन, तो यह आपका लगाते हैं बाइल पिगमेंट में टेस्ट के लिए हम गेमेलिन टेस्ट लगाते हैं, इसका सही आंसर है गेमेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ शुगर इन यूरिन, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि शुगर हम किस मेथड से लगाते हैं यूरिन में, तो यहाँ पर केमिकल के 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। बेनेडिक्ट तो आपका सही आंसर है, तो बेनेडिक्ट मेथड है जो बेनेडिक्ट टेस्ट हम शुगर के लिए लगाते हैं फॉर यूरिन में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 37 का क्वेश्चन है हमारा, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट शुड बी स्टोर्ड एट, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट को निम्न पर समूहित किया जाना चाहिए 206 डिग्री, मतलब यहाँ पर पूछा गया कि प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट शुड बी स्टोर्ड एट, जहाँ ब्लड बैंक में प्लेटलेट को स्टोर करके रखते हैं तो उसको किस टेम्परेचर पर रखते हैं, ये तो ब्लड बैंक का क्वेश्चन हो गया आपका। तो 206 डिग्री पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -20 डिग्री एंड -80 डिग्री, तो आप सबको पता होना चाहिए तो 206 पे RBC रखते हैं एंड
-80 40 से लेके हम रखते हैं माइनस में FFP, ठीक है, एंड 20 से 22 है तो यह है आपका प्लेटलेट, ठीक है। तो ये 4 से 5 दिन के लिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रखते हैं, वो भी एजिटेटर पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का, ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप O हैज विच एंटीजन ऑन RBC सरफेस। तो यहाँ आपका क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से पूछा गया है। इसका मतलब है कि इसमें यहाँ पूछा गया है कि अगर ए एंटीजन है, ए वो ग्रुप है, तो उसके अगेंस्ट सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी, प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी, इस तरह का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है यदि एक पर्सन का O ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो विच एंटीजन ऑन RBC सरफेस, तो उसके RBC की सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा। तो अगर हमारा O ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो हमारे RBC सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, तभी तो ये O ब्लड ग्रुप कहलाया। अगर A होता तो A ग्रुप होता, B एंटीजन होता तो B ग्रुप होता, है ना। अगर दोनों एंटीजन होते A और B तो हमारा A भी ग्रुप होता। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है RBC सरफेस पर तो O ग्रुप कहलाया। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। तो यह इसका सही आंसर, क्योंकि RBC के सरफेस पर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होगा अगर ब्लड ग्रुप O है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर का, ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप AB हैज विच एंटीबॉडी इन हिज सीरम। तो AB आपका ब्लड ग्रुप से पूछा गया है। अगर AB ब्लड ग्रुप में हैज विच एंटीबॉडी इन हिज सीरम, तो उसके अगेंस्ट सीरम में, AB ब्लड ग्रुप है तो उसके सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगी। अगर AB ग्रुप है तो हमारा सीरम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर A ग्रुप होता तो B एंटीबॉडी होती है, B ग्रुप होगा तो A एंटीबॉडी होती है, अगर O ग्रुप होता तो हमारे सीरम में दोनों एंटीबॉडी होती है। अगर AB ग्रुप है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, RH ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये भी ब्लड ग्रुप से आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। RH रक्त समूह निम्न द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ का मतलब RH ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा खोजी गई और किसने की है, तो इसका सही आंसर है कार्ल लैंडस्टेनर एंड वियनर। तो यहाँ पर RH पूछा गया तो आपको कार्ल लैंडस्टेनर एंड वियनर पर टिक करना पड़ेगा। तो इसका ये सही आंसर। एक बार ब्लड की पूछ एवं ग्रुप की केवल पूछते ABO की, तो ABO की खोज की थी लैंडस्टीनर ने, ठीक है। उसके बाद RH की खोज की थी वियनर एंड कार्ल लैंडस्टीनर दोनों ने मिलके। तो इसका सही आंसर है 3rd नंबर का। अब बढ़ते हैं, ये देखिए जो भी सेम टू सेम नीचे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है आपका 41 नंबर का, ABO ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय। अभी हमने बताया अगर ABO ब्लड ग्रुप को पूछे तो लैंडस्टीनर है इसके, एंड RH है तो कार्ल लैंडस्टीनर एंड वियनर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ लिया गया आपका ABO ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका सही आंसर हो गया आपका कार्ल लैंडस्टीनर। अब चलते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, T3, T4, TSH, बोथ T3 एंड T4। तो इसका सही आंसर है T3 एंड T4 दोनों हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा इज। तो यहाँ पर सोडियम की नॉर्मल रेंज पूछी गई है, तो जो प्लाज्मा में इसकी नॉर्मल रेंज क्या है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो यूनिट है मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, और ये इसकी रीडिंग 135 से 145 मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो इसका यह सही आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नॉर्मल प्लाज्मा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज, तो यहाँ पर ग्लूकोज लेवल शुगर की आपकी फास्टिंग की रीडिंग पूछी गई है। नॉर्मल रेंज से आपके क्वेश्चन है ये 2। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 70 से 100, 80 से 126, ये भी नहीं है, 70 से 140 नहीं है, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, निम्नलिखित द्वारा प्लाज्मा कैल्शियम का स्तर प्रभावित होता है। कैल्सिट्रियोल, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन एंड थायरोक्सिन। को आपको पता होना चाहिए जो कैल्शियम है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर है थायरोक्सिन। यह हार्मोन से क्वेश्चन आपका है, तो आपको हार्मोन जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आपका एनाटॉमी फिजियो से क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लैंडों से, हार्मोन से उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोलिकुलस ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स हाउ मेनी ATA। तो यह आपका बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं। तो उसका सही आंसर है आपका, देखना पड़ेगा, 38। तो 38 ATP बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस का प्रमुख एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंड फॉस्फोकाइनेज आइसोमेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो द की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो सही आंसर है आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ये आपका सही आंसर है चौथे नंबर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 48 नंबर पर आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ, जो अधिकांश पाचक एंजाइम किस वर्ग के होते हैं। तो ये होते हैं हाइड्रोलिसिस वर्ग के पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एथोसाइट, एथोसाइट में ग्लाइकोलिसिस का उत्पाद है लैक्टेट, NADPH, पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनको पता होना चाहिए लैक्टेट के द्वारा एथोसाइट में ग्लाइकोलिसिस होता है। तो सही आंसर है लैक्टेट। अब हम आ चुके हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर है 50 नंबर का है, मोनोसाइट डिफरेंट इनटू फेगोसाइटिक सेल नेम एज। तो फेगोसाइटिक कोशिका में मोनोसाइट्स भिन्न होता है, तो उसे क्या नाम दिया गया है। तो इसको दिया है मैक्रोफेजस। ठीक है, जब आप मोनोसाइट सेल्स पढ़ेंगे DLC में, तो आपको वहाँ पता होगा कि मैक्रोफेजस में आप मोनोसाइट को मैक्रोफेजस बोलते हैं फेगोसाइटिक सेल्स में। ठीक है, तो आपके इस तरह से 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगले हम नेक्स्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन पर लेकर आएंगे आपके। तो आप लोगों को सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपके क्वेश्चन किस तरह से तैयार किए जाते हैं। जब थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से खुद सेल्फ क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो आपको खुद क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो ये था अभी का वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।